नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने आरएसएस को खुश करने के लिए या यूं कह सकते हैं कि मनाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मुद्दे पर आखिरकार पवन खेड़ा से क्यों भिड़ गई कंगना रनौत और पीएम मोदी को लेकर क्या बयान दिया, इसके अलावा अमित मालवीय ने क्या जानकारी दी, जयराम रमेश इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, ओवैसी ने क्या सवाल उठाया है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी है कि आखिरकार आरएसएस मोदी सरकार से नाराज क्यों है, बीजेपी से नाराज क्यों है, क्योंकि चुनाव के दौरान कुछ बड़बोले बयान बीजेपी की तरफ से आए थे। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हमें आरएसएस की जरूरत थी, आज आरएसएस के बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं, बीजेपी अब एक बड़ी पार्टी बन गई है। इसके बाद जब चुनाव में झटका लगा तो आरएसएस की तरफ से भी कई ऐसे बयान आए जो बीजेपी को आईना दिखाने वाले थे। कुछ दिन पहले भी मोहन भागवत ने, कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर ही कटाक्ष किया था, लोग अनुमान लगा रहे हैं, जब मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आजकल लोग मानव बनकर खुश नहीं हैं, वो उसके बाद अति मानव यानी सुपरमैन बनना चाहते हैं, उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती, उसके बाद देवता बनना चाहते हैं, उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती, उसके बाद भगवान बनना चाहते हैं। आखिरकार ये इच्छाएं कहाँ जाकर खत्म होगी। मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया तो कई लोगों ने कटाक्ष किया कि क्या ये बयान पीएम मोदी पर है। रवीश कुमार का एक ट्वीट आप देख सकते हैं, उन्होंने भी एक कटाक्ष किया था कि क्या मोहन भागवत पीएम मोदी के जो नॉन बायोलॉजिकल वाला बयान है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, जब आरएसएस की नाराजगी दूर नहीं हुई तो मोदी सरकार ने शायद एक नया फैसला लिया है, और खास बात यह है कि फैसला लिया गया 9 जुलाई 2024 को, लेकिन मीडिया में सुर्खियों में नहीं आया। ये बात मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बनी कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर जो बैन लगाया गया था उसको मोदी सरकार ने हटा दिया है। अब सरकारी नौकरशाह भी आरएसएस की शाखा में जा सकते हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। 58 साल पहले कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था। जब ये बात सुर्खियों में नहीं आई तो अमित मालवीय ने आज इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तब जाकर इस पर सियासी संग्राम शुरू हुआ। अमित मालवीय ने दावा किया कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 में बदले की राजनीति के तहत आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह का बैन लगाया था। इंदिरा गांधी इस बात से तंग पा गई थी कि आरएसएस ने गोरक्षा को लेकर अभियान छेड़ दिया है। इंदिरा गांधी इस बात से तंग पा गई थी कि आरएसएस ने बूचड़खानों को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या अमित मालवीय की बात में सच्चाई है? उस आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं। पहली बात तो यह कि आरएसएस को लेकर ही ऐसा बैन नहीं लगाया गया था, दो संस्थाओं को लेकर लगाया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमाते इस्लामी। इन दो संस्थाओं पर क्यों बैन लगाया गया था? सरकारी कर्मचारियों के इनकी गतिविधियों में शामिल होने पर क्यों बैन लगाया गया था? इस आदेश में आप पढ़ सकते हैं कि नियम कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, उसका मेंबर नहीं बन सकता, या फिर कोई ऐसा संगठन जो सीधे राजनीति से जुड़ा है, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहता है, उससे आप नहीं जुड़ सकते, उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। इस बात को लेकर बैन लगाया गया था। तो क्या आरएसएस राजनीति से नहीं जुड़ा है? बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है आरएसएस को, और खुलेआम आरएसएस के पदाधिकारी राजनीति करते हैं, बीजेपी के लिए बाकायदा कैंपेन करते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो नौकरी की जो मर्यादा है उसका पालन कराने के लिए यह बैन लगाया गया था कि एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आप आरएसएस के मेंबर नहीं बन सकते, आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब इस बैन को मोदी सरकार ने हटा दिया है, और विपक्षी दल कहते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा आरएसएस को मनाने के लिए किया है, वरना पहले वाजपेयी सरकार भी आई, 10 साल से पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, आज तक आखिरकार इस बैन को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि नौकरी की एक मर्यादा होती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने बैन हटाया तो जयराम रमेश इसको लेकर क्या कहते हैं? जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और ये सही भी है। 4 जून 2024 के बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो श्री वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था।
मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। यानी जयराम रमेश कटाक्ष करते हैं कि हमारे देश के नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी क्या अब निक्कर में नजर आएंगे। इसको लेकर जयराम रमेश के अलावा ओवैसी ने भी आवाज उठाई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, इस कार्यालय ज्ञापन से कथित तौर पर पता चलता है कि सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। यदि ये सत्य है तो ये भारत की अखंडता और एकता के विरुद्ध है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि उसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। प्रत्येक आरएसएस सदस्य शपथ लेता है कि वो हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखता है। कोई भी सिविल सेवक यदि आरएसएस का सदस्य है तो वो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। तो मोदी सरकार के इस आदेश को लेकर ओवैसी सवाल उठाते हैं कि जो सिविल सेवक संविधान की शपथ लेते हैं वो ऐसे संगठन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो एक धर्म को सबसे ऊपर रखता है। दोस्तों, इस बात को लेकर जब पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और कटाक्ष किया मोदी सरकार पर, तो कंगना रनौत अपना ज्ञान लेकर आ गई। कंगना रनौत पीएम मोदी को संघी बताते हुए कहती हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। वो अब तक के सबसे सफल संघी हैं और उन्होंने एक युवा व्यक्ति के रूप में अपने विकास और खुद को संवारने में संघ के योगदान को स्वीकार करने से कभी परहेज नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संघ को वापस लौटाया है और वो ऐसा करना जारी रख रहे हैं, इसीलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों, कंगना रनौत जैसे नेताओं को इस बात को समझने की जरूरत है कि बैन इस बात को लेकर नहीं लगाया गया था कि आरएसएस का क्या योगदान है, आरएसएस की कैसी गतिविधियां हैं। हालांकि गतिविधियों को लेकर भी 1948 में सरदार पटेल ने बैन लगाया था, लेकिन उसके बाद हटा दिया गया। 1966 में जो बैन लगा था सरकारी कर्मचारियों पर, वो इस बात को लेकर लगा था कि यह नौकरी की मर्यादा में नहीं है कि जो संगठन सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा है उसका हिस्सा आखिरकार सरकारी कर्मचारी कैसे हो सकते हैं। और इस बात में दम भी दिखाई देता है, किसका क्या योगदान है, कौन किस विचारधारा पर चलता है, समाज में उसका क्या योगदान है, वो एक अलग बात है, वो विवाद का विषय हो सकता है। सारे संगठन में अच्छे बुरे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि नौकरी की आखिरकार क्या मर्यादा है। क्या नौकरी की मर्यादा यह है कि जो संगठन सीधे तौर पर एक पार्टी के लिए कैंपेन करने का काम करता है, प्रचार करने का काम करता है, सरकारी अधिकारी क्या उसका हिस्सा होने चाहिए। बहस इस बात को लेकर है। इसी मुद्दे को विपक्षी नेताओं ने उठाया है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी यह आरोप लगाया था कि सरकार सब कुछ आरएसएस का करना चाहती है। देश के विश्वविद्यालयों में भी आरएसएस की विचारधारा के व्यक्तियों को बिठा दिया गया है और शैक्षणिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। क्या आरोप लगाया था राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। तो विपक्षी नेता लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि देश की शैक्षणिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं इसलिए बर्बाद हो रही हैं क्योंकि पीएम मोदी आरएसएस की विचारधारा के लोगों को सब जगह बिठा रहे हैं, उच्च पदों पर बिठाया जा रहा है। इसीलिए पेपर लीक जैसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों पर इस बात को लेकर बैन हटा दिया गया है कि वो आरएसएस की गतिविधियों में अब शामिल हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।